जगनलाल के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। एक दिन जगनलाल ने अपने बच्चों को मोटी रकम देकर जन्नत की मिट्टी लाने के लिए कहा। क्या जगनलाल के बच्चे जन्नत की मिट्टी लेकर आ सके? जानने के लिए देखते हैं कहानी जन्नत की मिट्टी। जगनलाल की पत्नी मालती सबसे छोटे बेटे मनोहर को जन्म देते समय चल बसी थी। दुधमुहे मनोहर के पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी जगनलाल के कंधों पर आ गई थी। जगनलाल और मालती के 2 बच्चे और थे। बड़ा बेटा सुमित 9 साल का और मंझली बेटी निकिता 6 साल की। सुमित चौथी कक्षा में और निकिता दूसरी कक्षा में पढ़ती थी। माँ के प्यार के अभाव में पल रहे मनोहर को पिता का लाड प्यार कुछ ज्यादा ही मिल रहा था। धीरे धीरे मनोहर बड़ा हो रहा था, लेकिन वो पढ़ाई में अपने बड़े भाई बहन से पीछे था। मनोहर बेटा, इस बार भी परीक्षा में तेरे सबसे कम नंबर आए हैं। तेरा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? पिताजी, मैं अपनी जिंदगी आपकी सेवा करके गुजारना चाहता हूँ। मैं पढ़ लिख कर क्या करूंगा? बेटे, मेरा इतना बड़ा कारोबार है, मेरे बाद आखिर उसे तुम तीनों को ही संभालना है, इसलिए पढ़ाई करनी जरूरी है। पिताजी, आपके आशीर्वाद से मैं सबको संभाल लूंगा, बस आप मेरे सिर पर अपना हाथ बनाए रखना। मनोहर की बातें जगनलाल के दिल को छू जाती थी। वो पढ़ने में भले ही कमजोर था, लेकिन उनके दिल के सबसे करीब था। जगनलाल का शहर में बहुत बड़ा कपड़ों का व्यवसाय था, जिसे जगनलाल खुद संभाल रहे थे, लेकिन वो चाहते थे कि उनके बच्चे बड़े होकर उनकी तरह उनके कारोबार को संभालें। लेकिन जगनलाल चिंतित थे, क्योंकि उनका बड़ा बेटा सुमित और मझली बेटी निकिता उनके छोटे बेटे मनोहर से बिल्कुल अलग थे। वे पढ़ने में तो ठीक थे, लेकिन पिता की कोई बात नहीं मानते थे। पिता की दौलत उड़ाना ही जैसे उनका काम था। एक दिन जगनलाल ने सोचा, मेरे तीनों बच्चे बड़े हो गए हैं, अब वे कारोबार की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, लेकिन मुझे तीनों में से किसी एक को चुनना होगा जो मेरे कारोबार को चलाने के काबिल हो। मुझे इसके लिए तीनों की परीक्षा लेनी होगी। जो परीक्षा में पास हो जाएगा उसे मैं अपना कारोबार सौंप दूंगा। ऐसा सोचकर जगनलाल ने अपने तीनों बच्चों को अपने पास बुलाया। डैड, आपने मुझे बुलाया? हाँ डैड, आपने हमें क्यों बुलाया? मैं अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जा रही थी। बाबूजी, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरे बच्चों, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें तुम तीनों रखो। जगनलाल ने तीनों को 1-1 लाख रुपए दिए। इतने पैसे देखकर सुमित और निकिता की आंखें चौंधी आ गईं। डैड, ये तो 1 लाख रुपए है। हाँ डैड, ये तो 1 लाख रुपए हैं। ये पैसे आपने हमारे लिए दिए। थैंक यू डैड। ये 1 लाख रुपए मैंने तुम्हारे लिए नहीं दिए हैं। बाजार जाओ और इस पैसे से जन्नत की मिट्टी लेकर आओ। जन्नत की मिट्टी? लेकिन वो कहाँ मिलेगी? ये आप क्या कह रहे हैं डैड? भला जन्नत की मिट्टी हम कहाँ से लाएंगे? जगनलाल ने मनोहर की तरफ देखा। डैड, मैं जन्नत की मिट्टी लाऊंगा। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बड़ा आया जन्नत की मिट्टी लाने। इसे कुछ पता भी है? हमारी तरह पढ़ा लिखा भी नहीं है। सुमित और निकिता अपना मुंह फेर कर वहां से चले जाते हैं। मनोहर भी वहां से चला जाता है। तीनों बाजार जाते हैं। डैड का तो दिमाग खराब हो गया है। जन्नत की मिट्टी कहाँ मिलेगी? इन पैसों से मैं अपने लिए एक बाइक ले लेता हूँ, दोस्तों के सामने मेरा रौब रहेगा। सुमित ने अपने पिता के दिए हुए पैसों से एक महंगी बाइक खरीद ली। इधर निकिता भी बाजार में घूम रही थी। लगता है डैड सठिया गए हैं। अब मैं उस बुढ़े के लिए जन्नत की मिट्टी कहां से लाऊं? आइडिया, इन पैसों से अपने लिए आईफोन खरीद लेती हूँ। निकिता ने उस 1 लाख रुपए से अपने लिए एक आईफोन खरीद लिया। उधर जगनलाल का सबसे छोटा बेटा मनोहर 1 लाख रुपए लेकर बाजार में गया। वो परेशान था। बाबूजी के लिए जन्नत की मिट्टी कहां से लाऊं? इस 1 लाख रुपए में जन्नत की मिट्टी कहां मिलेगी? लेकिन मैंने बाबूजी से वादा किया है कि मैं जन्नत की मिट्टी लेकर आऊंगा। मनोहर परेशान होकर सड़क के किनारे बैठ जाता है। तभी उसका ध्यान उसके बगल में बैठे एक भिखारी पर जाता है, जो लोगों से भीख मांग रहा था। उस भिखारी ने मनोहर से कहा, क्या बात है बाबूजी, बहुत परेशान लग रहे हो? मेरे बाबूजी ने मुझे जन्नत की मिट्टी लाने के लिए कहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि जन्नत की मिट्टी कहाँ मिलेगी। अरे बाबूजी, माँ और पिता के चरणों में ही जन्नत होती है और उनके पैरों की धूल ही जन्नत की मिट्टी है। भिखारी की बात सुनकर मनोहर बहुत खुश हो गया। उसने 1 लाख रुपए उस भिखारी को दे दिए। इतने सारे रुपए? हाँ, तुमने मुझे बता दिया कि जन्नत की मिट्टी कहाँ मिलेगी, इसलिए इन रुपयों के असली हकदार तुम हो। तुम इन्हें रख लो। मनोहर खुशी खुशी जगनलाल के पास पहुंचा। सुमित और निकिता भी जगनलाल के पास आए। आ गए मेरे बच्चों, जन्नत की मिट्टी ले आए। डैड, आपने हमें मूर्ख समझा क्या? हम जन्नत की मिट्टी लाने के लिए मारे मारे फिरते रहते। ये जन्नत की मिट्टी विट्टी कुछ नहीं होती, इसलिए मैंने उन पैसों से अपने लिए नई बाइक खरीद ली। सुमित ठीक कह रहा है डैड,
आपने हमें सिर्फ परेशान करने के लिए जन्नत की मिट्टी लाने को कहा था, इसलिए मैंने उस 1 लाख रुपए से अपने लिए आईफोन खरीद लिया। तुम लोग और कर भी क्या सकते थे? मनोहर बेटा, क्या तुम जन्नत की मिट्टी लाए हो? हाँ बाबूजी, मैं जन्नत की मिट्टी लाया हूं। मनोहर की बात सुनकर सुमित और निकिता दोनों हैरान रह गए। डैड, ये झूठ बोल रहा है, इसके हाथों में तो कुछ भी नहीं है, ये आपके पैसे कहीं बर्बाद करके आया है। नहीं बाबूजी, मैं सचमुच जन्नत की मिट्टी लेकर आया हूं। तो लाओ, मुझे जन्नत की मिट्टी दो। मनोहर अपने पिता जगनलाल के पास गया और झुककर दोनों हाथों से उनके पैर छुए और कहा, बाबूजी, माता पिता के चरणों में ही जन्नत होती है और आपके पैरों की धूल ही जन्नत की मिट्टी है। वाह मनोहर बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए। इतना कहकर जगनलाल ने मनोहर को गले से लगा लिया। उसके बाद उन्होंने सुमित और निकिता से कहा, आज से मनोहर मेरा बिजनेस संभालेगा। डैड, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मनोहर आपका बिजनेस कैसे संभालेगा? ये तो हमारी तरह तेज और होशियार भी नहीं है। हाँ डैड, मनोहर आपका बिजनेस डुबा देगा। आपका बिजनेस मैं और सुमित ही संभाल सकते हैं। मेरा मनोहर तेज भी है और होशियार भी। तुम दोनों की तरह चालाक और स्वार्थी नहीं है। तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ। आज से सिर्फ मनोहर मेरे साथ रहेगा। मैंने अपनी वसीयत के कागजात पहले ही बनवा लिए हैं। मुझे पता था तुम दोनों मेरी वसीयत के काबिल नहीं हो। मैंने अपनी वसीयत मनोहर के नाम कर दी है। इतना बड़ा धोखा? धोखा तो तुम दोनों ने मुझे दिया है। तुम दोनों को हमेशा मेरे पैसों से ही मतलब था, मुझसे नहीं। तुम दोनों ने कभी मुझे पिता की तरह इज्जत दी ही नहीं। आपको तो हम लोग कोर्ट में देख लेंगे। हम कोर्ट में जाएंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। जाओ जाओ, कोर्ट भी जाओ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। सुमित और निकिता वहां से चले जाते हैं। जगनलाल ने मनोहर को अपनी कुर्सी पर बिठाया और कहा, मनोहर बेटे, आज से तुम इस कुर्सी के मालिक हो और पूरे कारोबार की भी। संभालो अपनी जिम्मेदारी। लेकिन बाबूजी, सुमित भैया और निकिता दीदी, वे दोनों अब कहां जाएंगे? आप उन दोनों को माफ कर दीजिए। चाहता तो यही हूं कि उन्हें माफ कर दूं, लेकिन उन्हें भी तो सबक मिलना ही चाहिए। सिर्फ स्वार्थ और लालच से ना जिंदगी चलती है और ना कारोबार। अगर मैंने अपना कारोबार उनके हाथों में सौंप दिया तो वे कुछ ही दिनों में सब कुछ खत्म कर देंगे और मेरी बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए मैंने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी चुना है। जगनलाल मनोहर को अपना कारोबार सौंप देते हैं। इधर सुमित और निकिता वकील के पास जाते हैं। वकील साहब, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन हमें हमारा हिस्सा दिलवाइए। देखिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। जगनलाल जी ने अपना सब कुछ मनोहर के नाम कर दिया है और आप दोनों को बेदखल कर दिया है। यकीन ना हो तो यह वसीयत की कॉपी पढ़ लीजिए। वकील सुमित और निकिता को वसीयत की कॉपी देता है। दोनों उसे पढ़ते हैं। सुमित भैया, अब हम क्या करें? हम तो सड़क पर आ गए। आप दोनों के पास एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? आप दोनों जगनलाल से माफी मांग लीजिए और उन्हें यह विश्वास दिलाइए कि आप दोनों भी मनोहर की तरह ईमानदार हैं। तभी वे आप दोनों के लिए कुछ करेंगे। माफी? माय फुट। हम माफी नहीं मांगेंगे। हम डैड से अपना हक लेंगे। चलो निकिता, डैड के पास चलते हैं। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ाई भी करनी पड़े तो करेंगे। हाँ चलो। सुमित और निकिता गुस्से में थे। वे दोनों जगनलाल के पास आए। तभी उन्होंने दरवाजे के पीछे से जगनलाल और मनोहर को बातें करते सुना। बाबूजी, अब जब आपने अपनी वसीयत मेरे नाम कर दी है तो इसका मालिक मैं हूं, और मालिक होने के नाते मैं सुमित भैया और निकिता दीदी को उनका हिस्सा देना चाहता हूं। मनोहर बेटा, मुझे तेरी ईमानदारी पर पूरा भरोसा था। मुझे पता था तू अपने भाई बहन के साथ अन्याय नहीं होने देगा। जैसी तेरी मर्जी। तभी सुमित और निकिता भी वहां आ जाते हैं। मनोहर की बात सुनकर उनकी आंखों से आंसू छलक आए। उन्होंने मनोहर को गले से लगा लिया और जगनलाल के पैर छूकर उनसे माफी मांगी। जगनलाल ने सुमित और निकिता को माफ करके उन्हें गले से लगा लिया। अब सुमित, निकिता और मनोहर तीनों मिलकर अपने पिता जगनलाल का कारोबार संभालने लगे।